तो प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, असल में यूपी में 79 जातियां ओबीसी में हैं और ये कहा जा रहा है कि 39 जातियां ऐसी हो सकती हैं जिनको ओबीसी की श्रेणी में ले आए। अगर ऐसा हो गया तो चुनाव के हिसाब से समाजवादी पार्टी का गणित बिगड़ जाएगा क्या? बीजेपी माइलेज ले जाने में कामयाब रहेगी? घनश्याम जी, 39 नहीं 339 जातियां जोड़ दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओबीसी जहां था वहीं रहेगा और बल्कि उससे नीचे चला जाएगा। आपसी द्वेष और बढ़ जाएगा। आप पिछली बार मुझे टोक दिए थे, मेरी एक दो बात रह गई थी, पहले मैं उसको पूरा करूंगा, फिर महेश जी की बात पे आकर, विवेक जी की बात पे आकर खत्म कर दूंगा। उत्तर प्रदेश में 30 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से एक भी यूनिवर्सिटी में ओबीसी और एसटी वाइस चांसलर नहीं है आज की डेट में। तो ये ओबीसी का आरक्षण क्या दे रहे हैं, एसटी का आरक्षण क्या दे रहे हैं? सर, ये बातें तो आप समझा चुके हैं ना सर, अगली कुछ बात करिए सर। अगली बात बता रहा हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई थी, उसमें जो इन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा दिया, उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस पर आपत्ति लगाई और बताया कि 5,844 ओबीसी अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है, इसको दोबारा से कराया जाए। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो एक संवैधानिक संस्था है, हमारे प्रवक्ता साहब बता रहे हैं, और वो उसको रोक नहीं पाई। उसमें उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात को नहीं माना। अभी जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के टाइम में एससी एसटी के जो छात्र हैं उन्हें 0 फीस पर एडमिशन मिलता था। जैसे ही 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसने इस नियम को खत्म कर दिया। तो कैसे सबके साथ की बातें करते हैं। उसके बाद में आप एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ। मोदी जी का जो सेक्रेटेरिएट है उसमें 89 सेक्रेटरी हैं, जिसमें एक एससी है, 3 एसटी हैं और कोई ओबीसी नहीं है। फिर ये सबके साथ की बात कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा जो आप कह रहे हो कि ओबीसी में जो आरक्षण मिला किसी खास जातियों को मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिला। अब आप मुझे इसकी गणित समझा दीजिए कि जब क्रीमी लेयर का प्राविधान है उसमें, तो कैसे किसी को नहीं मिलेगा? जब एक बार इसको मिल जाएगा तो क्रीमी लेयर से बाहर चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कोई दूसरा आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो आप ये बात कैसे बिना तथ्य के कह रहे हैं? दूसरी बात यह है कि जो अतिक्रमण की बात कर रहे थे महेश जी, आप मुझे बता दीजिए कि जो भारत की जो बहुसंख्यक आबादी है वो उसकी संख्या 85% है। उस 85% में आपने आरक्षण दिया कितने का? 50% का दिया। तो ये जो 35% का अतिक्रमण है, ये किसके लिए रिजर्व रखा गया है और क्यों रखा गया है आज तक, मुझे बताइए। अब अगर इसको आपको अच्छे से समझना है तो जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी। मैं इनसे जरूर जानना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनका क्या पक्ष है, वो जनगणना के पक्ष में है कि नहीं है। पहली बात एक तो जनता को बताएं और हमें भी बताएं। विवेक सिंह जी ने दोनों बातें बोल दी। उन्होंने कहा कि हमें स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए, तब जाकर के हम बात को बता सकते हैं, और बाद में बोले कि अगर हम जाति जनगणना करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो दोनों बातें इन्होंने बोल दिया, तो इनका तो कुछ पक्ष मेरे समझ में नहीं आया, पक्ष में बोल रहे हैं, विपक्ष में बोल रहे हैं। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो ये कह रहे हैं कि सभी पार्टियों ने इस बिल का समर्थन किया, भारत का कोई एक नागरिक मुझे बताइए, या इस पैनल में हम 5 लोग बैठे हुए हैं, इन 5 लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि जातिगत जनगणना ना हो? दूसरा सवाल मेरा ये है कि इन 5 लोगों में या पूरे देश में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये चाह रहा है कि ओबीसी की जातियों को उसमें जोड़ दिया जाए लेकिन कैप ना बढ़ाया जाए? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कैप बढ़ाया जाए, नहीं बढ़ाया जाए बताते। बाकी पार्टियां सारी चाहती है कैप बढ़ाया जाए। रही बात जातिगत जनगणना की, तो मैंने पहले भी बताया था कि सेंसस के रजिस्ट्रार ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों ने कह दिया, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री खुद ही कह दिया कि जातिगत जनगणना होगी भाई, 2021 में होगी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे हमारी अगर कोई बीमारी है, जब तक हम उसका इलाज, जब तक उसके बारे में जानेंगे नहीं तो हम इलाज कैसे ढूंढेंगे? उसके बाद इस सरकार ने कुछ नहीं किया। इस सरकार ने कहा कि हमने सबका साथ किया, सबका विकास किया। आज पूरे देश में राशन लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। इनका डेटा राशन बांटने में लगातार बढ़ रहा है। तो आप मुझे बताइए, जब कोई राशन लेने की संख्या जब बढ़ रही है, इसका मतलब गरीबी बढ़ रही है। ये कहते गरीबी हटा रहे हैं लेकिन राशन देने वालों की संख्या बढ़ा रहे हैं। और राशन भी क्या दे रहे हैं? जिस देश के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, जिस देश के किसानों को उचित दाम मिलना चाहिए, उस देश के युवा और किसान अपने अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके अस्तित्व और अस्मिता को पूंजीपतियों के पैरों में ले जाकर के गिरवी रख रहे हैं। इस बार जो चुनाव होगा 2022 का, इस बार इनको असली औकात पता चलेगी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों के साथ सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है, किसानों के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है, युवाओं को रोजगार के नाम पे धोखा दे रही है, आम जन को कोरोना काल में इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया।